आदरणीय सच्चिदानंद जी जोशी, डॉक्टर उपाध्याय जी, इस किताब के विशेष रूप से जिन्होंने अपने अनुभव कथन पर ही लिखा है, ऐसे मेरे मित्र डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले, श्री राम गोपाल शर्मा जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों। वैसे ज्ञानेश्वर मूले जी का मेरा परिचय काफ़ी दिनों से है। जब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और विशेष रूप से उन्होंने पासपोर्ट के संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया, उसकी जानकारी मिलने के बाद उनके प्रति मेरी मन में बहुत अच्छी प्रतिमा उनके बारे में निर्माण हुई। और एक महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका जन्म बचपन जो है वो सांगली ज़िले में बीता और बाकी का जीवन कोल्हापुर ज़िले में रहा। महाराष्ट्र के बारे में मैं अक्सर इस बात में बहुत अभिमान रखता हूँ कि साहित्य, संस्कृति, कला, इतिहास, विरासत और संस्कृति, इसके बारे में बाकी राज्यों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, पर महाराष्ट्र और बंगाल, इन दो राज्यों में उसकी एक अलग प्रतिमा है। और साहित्य और संस्कृति में जो विचार व्यक्त होते हैं, वो विचार भविष्य के पीढ़ियों के लिए संस्कार के रूप में उपयोगी होते हैं। और इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके बचपन में उसके माता और पिता कैसे हैं और उसको जो टीचर्स मिले वो कैसे हैं, और शुरुआत के समय में उसके मित्र हैं, उसके गाइड एंड फिलोसोफर कैसे हैं, उसके ऊपर उस व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी का एक जड़न घड़न उससे बनता है। मूले जी के बारे में एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो सरकारी अधिकारी होने के बाद अच्छे कवि कैसे हैं क्योंकि वो एक प्रशासनिक यशस्वी अधिकारी है और साहित्यिक और कविता दोनों के प्रति रुचि रखते हैं। उसमें और एक अच्छी बात है कि प्रशासकीय क्षमता के साथ संवेदनशील अधिकारी होते हुए, कार्यक्षम अधिकारी होते हुए, उन्हें स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियां होती है उससे सीख कर लिखने की आदत भी है। कभी कभी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, दैट इज इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो मेरे मन में, मैं मंत्री होने के पहले एक प्रतिमा थी कि ये फॉरेस्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी, यानी बहुत मज़ा है, बहुत अच्छी मज़ा है। मर्सिडीज़ गाड़ी होती है, बंगला होता है, कोई पूछता नहीं किराया कितना है। यहाँ दिल्ली में क्वार्टर में रहना पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा बंगला होता है और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मौज करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं जब देख रहा था, जब कभी मुझे मौका मिला, पर मंत्री बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि एम्बेसडर का सही मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि नॉलेज ये पावर है, तो अलग अलग देशों में जो इनोवेशन है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च है, वहाँ का एजुकेशन है, ट्रेड और बिजनेस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इन सब बातों में काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमारे एम्बेसडर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर एक छोटा सा कोई मटेरियल अगर हमको सस्ते में मिलता है तो देश का करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है, और हमारे देश का कोई बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो देश में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्बेसडर जो होता है वो स्वाभाविक रूप से उसका काम देश के विकास के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। पर सरकार में जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज है, उसमें काम करने वाले अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे उनका एटीट्यूड और अप्रोच भी होता है। हमारा जो लोकतंत्र खड़ा है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, यानी हमारी प्रशासकीय क्षमता रखने वाले अधिकारी जिनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। और तीसरी लेजिस्लेटिव विंग जो जनता से चुनकर आती है, राज करती है। और इन सब बातों को मजबूत करने के लिए एक मीडिया, उसका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और चारों विंग में चारों पिलर अच्छा काम करते हैं
तो लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है, प्रगल्भ भी बनता है, संवेदनशील भी बनता है और स्वाभाविक रूप से उसके कारण वर्ल्ड में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मुड़े जी के बारे में एक बात अच्छी है कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी साहित्य और कविता की एक उनको दृष्टि होने के बाद में भी एक संवेदनशील अधिकारी और कार्य विमुख और कार्य तत्पर अधिकारी, ये सब बातें इसमें इकट्ठा हुई है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। कुछ लकीर के फकीर होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है वो इंटरप्रेट करते हुए ऐसा ऐसा होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। एक्चुअली केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है और उन्होंने कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रशासकीय कार्य क्षमता रखने के बाद नियमों के आधार पर स्पिरिट को समझना और समझते हुए लोकाभिमुख कार्यों के लिए निर्णय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए। मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। मैं कहता हूं ब्रेक द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, और ये समझो कि इसमें स्पिरिट क्या है। और दूसरी बात गांधी जी ने कही कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्देश्य से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेड़घाट तहसील थी और वहाँ 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी हाहाकार मचा। आपको याद होगा, ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन, ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गाँव है, एक भी गाँव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा की तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नहीं करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं, उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तुम एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा, आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से
इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि यह 450 गाँव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूँ तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा है। मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, पर मैंने 450 गाँव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए। 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट आपको सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सज़ा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो क्योंकि इट्स माय डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली, ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट टैक्स ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। आइदर इट इज पॉलिटिक्स और सोशल वर्क और इज इवन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और हम अगर रब का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फ़ायदा नहीं और किसी के आने में फ़ायदा नहीं। वी नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल, और यही संविधान का स्पिरिट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे जीवन में ये पासपोर्ट वाली आइडिया मुझे एक बार सुषमा जी ने आपके अनुपस्थिति में मुझे बताई थी। मैं बोल रहा था वो नागपुर में कार्यालय खोलो, इधर खोलो। अरे नागपुर क्या, बोले वर्धा में खोल देंगे, चंद्रपुर में। मैं बोला ये ऐसा कैसे होगा, अब तो नागपुर में खोलते खोलते मैं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। उन्होंने बोले ये ऐसी ही हमने पॉलिसी बनाई, तुम्हारा महाराष्ट्र के तो अधिकारी ये बोले। तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे बताया कि ये हुआ। और आप छोटे छोटे गाँव में गया तो कानून इम्प्लीमेंट करते समय सामान्य व्यक्ति के हितों का विचार करते हुए, उसको ब्रेक न करते हुए निर्णय करना, ये जो सुसंस्कृत लोकाभिमुख संवेदनशीलता थी, उसका परिचय आपने इस किताब में भी दिया है।